एक चोर एक घर में चोरी करने के लिए जाता है और जैसे ही वह कमरे के अंदर प्रवेश करता है वहां जाकर देखता है कि बेड पर एक लड़की सोई हुई है जिसकी उम्र लगभग 9 साल के आसपास होती है। उसके ठीक बगल में जाता है और लेट जाता है। लड़की आराम से सोई हुई थी और उस लड़की को बड़े आराम से देख रहा था। अचानक ही लड़की की आंख खुल जाती है। जैसे ही लड़की की आंखें खुलती हैं, अपने सामने एक अनजान व्यक्ति को देखकर उस लड़की के होश उड़ जाते हैं। वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। इससे पहले कि वो चीखती चिल्लाती, उस चोर ने उसका गला पकड़ लिया और इतनी तेजी के साथ उसका गला पकड़ लेता है कि बस उसे दबाता ही रहता है जब तक उसके प्राण बिल्कुल ना निकल जाए। अचानक से वह गला छोड़ देता है। लड़की को सांस में सांस आती है, लेकिन वह चीखने और चिल्लाने के स्थिति में रहती नहीं है। दरअसल वो विरोध करने की स्थिति में रहती नहीं है, क्योंकि इतना डर जाती है यदि उसे दोबारा कुछ करने की कोशिश करती तो जाहिर सी बात है वह चोर उसको जान से मार डालता। लेकिन लड़की अब शांत रहती है। तब उस चोर ने उसके तन से एक एक कपड़े को उतारना शुरू कर देता है और जब बिल्कुल वह निर्वस्त्र हो जाती है तब उसका वो रेप करने की कोशिश की शुरुआत करता है। तो इसी बीच में उस लड़की की चीख निकल जाती है। पास में जो कमरा होता है उस कमरे में उसकी माँ सोई हुई थी और बेटी की चीख सुनने के बाद जैसे ही वह दौड़ के उस कमरे की तरफ आती है तो उस कमरे के अंदर एक अनजान शख्स होता है। साथ ही उसकी बेटी होती है 9 साल की, जिसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं होता। ये देखकर माँ रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है। जाहिर सी बात है कि चीखती है, चिल्लाती है। वो चोर उस लड़की को जान से मार डालता। इसलिए वो अपनी बेटी को बचाने के लिए रोती हैं, गिड़गिड़ाती हैं, घुटनों के बल पर बैठकर कहती हैं, मेरी बेटी को छोड़ दो, जो चाहे तुम इस घर से ले जा सकते हो। अचानक ही चोर को दया आ जाती है और दया आने के बाद उस चोर ने उस घर से जो सामान ले जाना था उस सामान को ले जाता है और लड़की को वैसे ही छोड़ देता है। वो महिला रिपोर्ट जरूर लिखवाती है, लेकिन यह नहीं लिखवाती कि उसकी बेटी के साथ आखिरकार क्या हुआ था। लेकिन इस चोर का यह पहला मामला नहीं था। वो जहां जहां जाता था लड़की को देखकर उसकी नीयत बिगड़ जाया करती थी और वो ऐसे ऐसे अपराध करता था जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज की कहानी उसी चोर की है जिसको जज ये कहते हुए फांसी की सजा सुनाई थी कि इसको फांसी पर तब तक लटकाया जाए जब तक इसका प्राण ना निकल जाए। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप तमाम लोगों का स्वागत है स्टोरी बाई क्राइम 100 के इस एपिसोड में। उम्मीद है कि पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना झारखंड प्रदेश का एक शहर लगता है रांची, और रांची का एक इलाका लगता है बूटी मोड़ चौक। दरअसल बात कर रहा हूँ 16 दिसंबर 2016 की सुबह लगभग 6 बजे के आसपास, जब लोग अपने अपने घरों से निकल रहे थे टहलने के लिए। कुछ लोग जहां दूर नौकरी करते हैं वहां के लिए निकल रहे थे। अभी सूरज ठीक से निकला भी नहीं था, अभी अंधेरा खत्म भी नहीं हुआ था। उसी बीच में एक घर से धुआं उठता है। लोगों ने जैसे ही उस घर में धुआं उठते हुए देखा तो उस घर की तरफ जाने लगे। आवाज लगाते हैं, लेकिन घर में कोई किसी तरह की आवाज नहीं आती है। बस लोगों को चीख पुकार के बाद में जो आसपास के लोग होते हैं वो जग जाते हैं और साथ ही मौके पर आकर देखने की कोशिश कर रहे थे। खिड़कियों से झांकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ठीक से झांक नहीं पाते हैं। तुरंत ही पुलिस को फोन किया जाता है, साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम को भी बुलाया जाता है और दरवाजा खोलने के बाद देखते हैं तो घर के पूरे घर में आग लगी पड़ी हुई थी। एक एक सामान था जो जल रहा था। साथ ही एक लड़की थी जिसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं होता है और वो जल रही होती है। दशहरी लड़की जिसकी उम्र लगभग 19 साल के या 9 साल के आसपास होती है। नाम उसका रानी। दरअसल हम नाम नहीं दे सकते क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ होता है। वो लड़की इस रांची शहर के नामी कॉलेज से बीटेक की पढ़ाई कर रही थी। उसका फाइनल ईयर था और पढ़ाई के दौरान ही उसके साथ इस तरह की वारदात हो जाती है। पुलिस और डॉक्टर की टीम जब मौके पर पहुंचती है तो उसको सीधा हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है।
तो वह मर चुकी होती है, क्योंकि काफ़ी देर पहले ही उसका गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। हत्या किसने की, कैसे की, जैसे जैसे यह खबर पूरे शहर में फैलती है, सबके सब लोग सड़कों पर उतर जाते हैं, जरूर प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले विरोध करते हैं इस लड़की के कॉलेज के स्टूडेंट। वहाँ का एक नेशनल हाईवे होता है जिसका नाम 33 होता है, उस हाईवे को जाम कर देते हैं और ये ऐलान कर देते हैं कि जब तक इस घटनाक्रम का खुलासा नहीं हो जाता तब तक ये रास्ता जाम रहेगा। और ये थोड़ी बहुत नहीं बल्कि 33 घंटों के लिए लगातार वो रास्ता बंद हो जाता है, जाम हो जाता है। उसके बाद फिर लोगों की हालात खराब हो जाती हैं। मुख्यमंत्री को खुद सामने आना पड़ता है। वो कहते हैं कि बस मुझे 8 घंटे का मौका दे दीजिए, 8 घंटे में इस घटनाक्रम का खुलासा कर दिया जाता है। लेकिन 8 घंटों में भी कुछ नहीं होता। पुलिस उससे जुड़ी जितनी भी, चाहे वह व्हाट्सएप की जानकारी हो, चाहे वह फेसबुक की जानकारी हो, या सोशल साइट की अन्य प्लेटफॉर्म हो, या फिर जहाँ जहाँ उसका लोगों के पास आना जाना था, उसके संपर्क में जो व्यक्ति होते, ऐसे लगभग 500 लोगों को चिन्हित किया गया और 500 लोगों में से 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 6 लड़कों को जब गिरफ्तार किया जाता है उसके बाद इस मामले की जांच पड़ताल शुरू होती है। पुलिस इस मामले की पड़ताल नहीं कर पाती और 6 के 6 आरोपी पकड़े गए थे, उनमें से एक भी आरोपी उसका गुनहगार नहीं होता है। आखिरकार पुलिस जब पोस्टमार्टम कर रही थी, पोस्टमार्टम करने के बाद उससे पता चलता है कि उसकी नाखून के अंदर कुछ खाल है। जैसे आप किसी को खरोचते हैं या चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो आपको खुरच लग जाती है या कुछ अंदर बैठ जाता है। वो कोई इंसान का लग रहा था, किसी मानव का लग रहा था, लेकिन वह 6 आरोपी जो थे उनमें से जब डीएनए टेस्ट कराया गया तो इनमें से किसी का नहीं था। और देखते ही देखते यह खबर पूरे शहर में फैल जाता है, हंगामा खड़ा हो जाता है। पुलिस आखिरकार करे तो क्या करे, मामला फिर सीबीआई को दिया जाता है। सीबीआई अपने स्तर से जांच करती है, लेकिन सीबीआई को भी कोई सफलता नहीं मिलती है और कई महीने बीत जाते हैं। कई महीने बीतने के बाद एक औरत को सीबीआई से संपर्क होता है और वह औरत कहती है, मैंने इस घर की तरफ से एक लड़के को आते जाते देखा है जिसकी उम्र लगभग 22 या 23 साल के आसपास होती है, जिसका हुलिया कुछ ऐसा था, कद ऐसा था, बाल उसके रंगीन थे। पहचान बताई जाती है और पहचान बताने के बाद फिर पता चलता है कि आखिरकार वो व्यक्ति कौन था। दरअसल उस लड़के का नाम एक नहीं था बल्कि अनेक थे। जैसे राहुल राज होता है और उसका नाम रॉकी राज के नाम से भी पहचाना जाता है, अंकित के नाम से वह भी पहचाना जाता है, राज श्रीवास्तव के नाम से भी जाना जाता है और आर्यन के नाम से भी जाना जाता है। जब उसके बारे में पता करने की कोशिश की जाती थी कि इतने सारे उसके नाम होते हैं, नालंदा जो बिहार का एक जिला है उसका वह एक जगह पड़ती है कांगड़ा सराय, वहाँ का रहने वाला होता है। उसके पिता जिनका नाम प्रकाश होता है जो कि एक ऑटो चालक होते हैं और माँ उसकी गृहिणी होती है। आखिरकार वो लड़का जो बिहार के इस नालंदा जिले का रहने वाला होता है वो यहाँ तक कैसे पहुँचता है, इसके बारे में पता करने की कोशिश की जाती है। उसके परिवार वालों के पास पहुँचते हैं और उनका डीएनए सैंपल लिया जाता है और डीएनए सैंपल लेने के बाद जो उस लड़की के नाखून में कुछ पाया जाता है तो इससे मैच कर दिया जाता है। इस कातिल की तलाश थी, लड़की मर चुकी थी, पूरे शहर में हंगामा हो चुका था। वह कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसको ऐसी जगह कोई थी नहीं जहाँ पर तलाश करने की कोशिश नहीं की गई। आखिरकार एक सूचना मिलती है कि लखनऊ में एक लड़का पकड़ा गया है चोरी करते हुए। मोबाइल की दुकान में वो घुस जाता है, चोरी करता है और जब चोरी करता है तो वह पकड़ा जाता है तो उसको जेल में डाला जाता है और रांची पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलती है। अब रांची पुलिस सीधा लखनऊ पहुंचती है, उस जेल में पहुंचती है और वह आरोपी जो होता है जिसका नाम राहुल राय होता है उसको गिरफ्तार करती है। वह ट्रांजिट रिमांड पर लेती है और यहाँ से वह ले आती है और जब उससे बातचीत करती है तो चौंकाने वाली बात उसके सामने आती है। दरअसल वो बताता है कि
कि उसने पटना में 11 साल की लड़की के साथ रेप किया था, बलात्कार किया था, उसके साथ चोरी करने के लिए निस्बत पे गया था। उस घर में जाने के बाद उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं होता है, वह कपड़े को उतारता है, उसका बलात्कार करता है। बलात्कार करने के बाद वहाँ से निकल जाता है। लेकिन उस लड़की के जो अंडरवियर होता है, उसे अंडरवियर पर बीर का सैंपल मिलते ही वह सैंपल उस लड़के से मैच कर जाते हैं, और जैसे मैच करते हैं पुलिस जांच में पाया जाता है तो पुलिस इसको गिरफ्तार करती है, और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया जाता है। 29 जून 2013 को ये पहली बार 11 साल की लड़की के साथ बलात्कार करने के जुर्म में जेल गया हुआ था, और 3 सितंबर 2013 तक वह जेल में रहता है। दरअसल 4 सितंबर 2016 की ये बात है, इसके चाचा खत्म हो जाते हैं, उसका श्राद्ध होता है, श्राद्ध की वजह से इसको पैरोल मिल जाता है। पैरोल मिलने पर इनके साथ 2 सिपाहियों के साथ वह अपने घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में एक ठेका पड़ता है, कुछ पैसे इसके पास होते हैं। दोनों सिपाहियों से कहता है, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो कुछ शराब मैं पी सकता हूँ, मेरा बहुत मन है। हालांकि शराब की व्यवस्था क्योंकि बिहार में होती नहीं है, लेकिन फिर भी इसने कहीं जुगाड़ बनाया और शराब की व्यवस्था हो जाती है। शराब पीने बैठ जाते हैं, खुद नहीं पीता बल्कि दोनों सिपाहियों को खूब जमकर पिलाता है। इतनी शराब पिलाता है कि वो नशे में चूर हो जाते हैं, और मौके पाते ही वह वहाँ से भाग जाता है। सिपाहियों ने ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन यह सिपाहियों को मिल नहीं पाता, क्योंकि जब उन्हें होश आता है दोनों सिपाहियों को, तब तक वो वहाँ से बहुत दूर जा चुका होता है, बहुत अलग जा चुका होता है। सीधा वह पहुँचता है रांची, और रांची के एक बूटी बस्ती चौक है, वहाँ पर पहुँचता है। वहाँ जाकर देखता है कि एक पीताम्बर पहले इसके सामने एक मंदिर वाली गली है, वहाँ पर एक कमरा खाली पड़ा हुआ था। वहाँ के आसपास के लोगों से वह रिक्वेस्ट करता है, वह कहता है कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, बहुत मैं मजबूर हूँ। तो आसपास के लोग उस पर दया कर जाते हैं और वह उस मकान में रहने लगता है। एक दिन वो मकान से बाहर निकलकर टहल रहा था, अचानक उसकी नज़र एक लड़की पर पहुँचती है जिसका नाम रानी होता है। यह एक काल्पनिक नाम है, जिसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास होती है, जो शहर के सबसे बड़े स्कूल, सबसे नामी स्कूल से बीटेक की पढ़ाई कर रही थी। उस लड़की का वह पीछा करता है, जहाँ तक वह जाता है वह उसके पीछे पीछे जाता है, उसके घर तक पहुँच जाता है। ये दिन था 15 दिसंबर सन 2016 की बात है। उसका पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच जाता है। वहां से पता चलता है कि यह लड़की बिल्कुल अकेली रहती है। अब वह लड़का उस लड़की के घर में जाता है। 16 दिसंबर 2016 की सुबह लगभग 4 बजे के आसपास उस लड़की ने अपने दरवाजे को बंद की, लेकिन कुंडी नहीं लगा पाती है। ये जो राहुल राय होता है या बहुत शातिर होता है, घर के दरवाजे खोलने में, ताले तोड़ने में बहुत शातिर होता है, और वह लड़की के कमरे में घुस जाता है और वह अंदर जाता है तो वह लड़की बेड पर बिल्कुल अकेली पड़ी हुई थी। वह उसके बगल में जाता है और लेट जाता है, और लेटने के बाद उसका इंतजार करता है जागने के लिए। वह जागती है और अपने बगल में एक अनजान व्यक्ति को देखकर वह चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी वह लड़का उसका गला पकड़ लेता है और पूरी ताकत के साथ गले को दबाना शुरू कर देता है, जब तक कि उसके प्राण न निकल जाए। लेकिन अचानक से वह छोड़ देता है, और जैसे ही वह छोड़ता है उसके सांस में सांस आती है, और वह लड़की बहुत बुरी तरह से डर चुकी होती है। तो वह लड़का कहता है कि अगर तुम दोबारा चीखने चिल्लाने की कोशिश करोगी तो तुम्हें अपने जान को हाथ से धोना पड़ेगा। अब उस चोर ने इनको इतना डरा दिया था कि उसको चीखने चिल्लाने की स्थिति में होती नहीं है। उसके बाद उसके साथ वह बलात्कार करता है, और जब तक करता है कि जब तक उसका मन शांत नहीं जाता, जब तक थक नहीं जाता। तब उस लड़की के कमरे में एक प्रेस होता है, प्रेस की डोरी को वह निकालता है और उस डोरी से उसका गला दबोच देता है, उस लड़की की हत्या कर देता है, क्योंकि वो चीखने चिल्लाने की स्थिति में थी ही नहीं। उसके साथ जो उसने किया वो इतनी भयभीत हो चुकी थी, इतनी डर चुकी थी
लेकिन पहला घटना यह नहीं था, साल 2013 में हुई थी, क्योंकि एक बार वह सीमन की वजह से बीच से वह पकड़ा गया था। उसने सोचा कि इस बार वह पकड़ा ना जाए, इसलिए उसने पूरे घर में आग लगा देता है और लड़की के जो कपड़े होते हैं उन्हें भी जला देता है। उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं होता, क्योंकि उसके कपड़ों की वजह से वह एक बार जेल जा चुका होता है। वह दोबारा जेल नहीं जाना चाहता था। उस लड़की के साथ वह ऐसी हैवानियत करता है कि वहाँ से वह दरवाज़ा बंद करके चला जाता है। और जब लोगों को यह पता चलता है कि इस घर में आग लगी है और आग लगने के बाद एक लड़की जो है वो जल चुकी है, उसके कातिल को पकड़ने के लिए पुलिस को 1-2 नहीं बल्कि 2 साल का समय लग जाता है। और ये साल 2019 में होता है और 2019 में वह जून का महीना था जब लखनऊ के एक चोरी के इल्जाम में वह पकड़ा जाता है और मुखबिर से पुलिस को एक खबर मिलती है। आखिरकार वह लड़का पकड़ा जाता है, लेकिन इसने एक और कहानी बताई थी जो कि अगस्त 2018 की होती है। यह घर में जब चोरी करने के लिए जाता है तो वह 9 साल की बच्ची के साथ रेप करने की कोशिश कर रहा था। तो उसके चीखने से चिल्लाने के पड़ोस में उसकी माँ सोई हुई थी। वह जग जाती है, अपनी बेटी को बचाने के लिए अपील कर रही थी। तब जाकर उस लड़की को वह छोड़ देता है, लेकिन ऐसे ना जाने कितने लड़कियों के साथ वह गंदा और घिनौना काम किया था। चाहे वह 11 साल की लड़की हो, चाहे वह 9 साल की लड़की हो, चाहे वह 22 साल की लड़की हो या 19 साल की लड़की हो, इससे कोई नहीं फर्क पड़ रहा था। लेकिन जहाँ जहाँ जाता था वह वहाँ रेप करता था और रेप करने की कोशिश करता था। जब पुलिस वालों ने इससे पूछा तो इसने कहा ना जाने क्यों लड़कियों को देखकर कुछ हो जाता है, इसलिए उसके साथ वह रेप करता था। इस मामले की जांच सुनवाई होने लगी। इस मामले को सीबीआई में जांच कर रही थी। सीबीआई ने पूरी तरह से जो इसका डीएनए सैंपल होता है उससे उसका मैच किया जाता है, पूरा पुख्ता सबूत मिलते हैं। उसके आधार पर जब कोर्ट में यह मामला रखा जाता है तो इसको फांसी की हुक्म सुनाया जाता है। ये 20 दिसंबर 2019 सीबीआई कोर्ट इसको फांसी की सजा सुनाती है। जो जज साहब से यह कहते हुए उठते हैं कि इस लड़के को जब तक फांसी के फंदे पर लटकाया जाए तब तक इसके प्राण ना निकल जाएं। यह समाज के लिए एक भद्दा है, इसको जीने का कोई अधिकार नहीं है और यह लोगों को समाज में बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। हालांकि वह अभी भी लखनऊ में बंद है, अभी तक वह फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ाया गया है। अभी तक उसके गले में वह फांसी का फंदा पहुंचा नहीं है। फांसी कब तक होगी या नहीं होगी यह तो खैर भविष्य की बात है, लेकिन जिस तरह से उसने एक के बाद एक लड़कियों के साथ घिनौना काम किया, उन दिनों रांची ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में राहुल राय बहुत मशहूर हो जाता है और लड़कियां इसके नाम से घबराने लगती हैं, डरने लगती हैं। इसके नाम से माँ बाप भी डरने लगते हैं। तो दोस्तों, पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठोस पहुंचाना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, हालांकि आप लोगों को जागरूक करना था, सचेत करना था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।